सूत्र नंबर 25 विग्रहगतौ कर्मयोगः। विग्रहगतौ कर्मयोगः। विग्रह गति में कर्मयोगः कर्मण का योग होता है। कर्मण का योग क्या है और विग्रह गति क्या है? तो विग्रह गति अर्थात नवीन शरीर को धारण करने के लिए गमन करने को विग्रह गति कहते हैं। जब कोई जीव पुराने शरीर को छोड़कर और नए शरीर को धारण करने के लिए गमन करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तब उसको बीच में जो गमन होता है उस गमन का नाम है विग्रह गति। शरीर के लिए किए जाने वाला गमन। कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? तो ज्ञानावरणादिक कर्मों की समूह को कर्मण कहते हैं, अथवा कर्मण का योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है वह उसे कर्मयोग या कर्मण का योग कहते हैं। इसके द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म लेने के लिए नए स्थान तक जाता है। एक स्थान में जीव ने अपने शरीर का त्याग किया और वह नवीन शरीर के लिए यहाँ से वहाँ गमन करता है। ध्यान से दो शब्द हैं विग्रह। विग्रह शब्द का अर्थ ही होता है शरीर। तो शरीर के लिए जो गति या गमन होता है उसका नाम विग्रह गति है। कर्मयोग जो कर्मण पुंज है, कर्मों का पुंज है, उसका नाम है कर्मण। उसका नाम है कर्म, उसको बोलते हैं कर्मण शरीर। और उसके माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे बोलते हैं कर्मण काय योग। काय योग 7 प्रकार का होता है, उसमें से एक कर्मण काय योग होता है। जब जीव यहाँ से मरण करता है तो अब जैसे मानो मनुष्य जीव मरण करके देवों की ओर जाएगा, तो जो मनुष्य शरीर का आकार था तदनुसार एक कर्मण पुंज का आकार बनेगा, जिसे बोलते हैं मनुष्य गत्यानुपूर्वी। और फिर वह यहाँ से विहार करके देवगति की ओर जाएगा। आइए देखते। अब उसका जो गमन है वो कैसे होता है, उसे कैसे पता कि कहाँ कहाँ से जाना है? तो उसके लिए कहते हैं सूत्र नंबर 26 जीव या पुद्गल के गमन का क्रम। अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति जीव और पुद्गल की गति अर्थात गमन अनुश्रेणी अर्थात आकाश के प्रदेश की श्रेणी के अनुसार होता है। आकाश प्रदेश के अनुसार उसका गमन होता है। आकाश प्रदेशों में पंक्तियां बनी हुई। आकाश मतलब संपूर्ण आकाश। आकाश का मतलब स्काई नहीं, आकाश का अर्थ संपूर्ण जो कुछ है वो सब कुछ आकाश में है। तो उस आकाश में पंक्तियां बनी होती हैं जो ग्राफ की तरह होती हैं। अगर आपने ग्राफ देखा हो जिस पर हम लोग गणित के प्रश्न हल करते हैं, उस प्रकार का गणित अनुमा एक प्रकार से ग्राफ के रूप में वो पंक्तियां होती हैं जो इस तरह होती हैं और इस तरह होती हैं। इस प्रकार ये पंक्तियां, बहुत सारी पंक्तियां संपूर्ण लोक में फैली हुई हैं जिनके अनुसार वह गमन होता है। जीव और पुद्गल का गमन अनुश्रेणी आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार ही होता है। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे तथा त्रियग, त्रियग मतलब तिरछे में आकाश के प्रदेश की सीधी पंक्ति कतार को श्रेणी कहते हैं। यह धागे के समान या ग्राफ के समान होती हैं। जिस समय जीव मरण कर नया शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में गमन करता है, उसी का गमन विग्रह गति में श्रेणी के अनुसार होता है, अन्य का नहीं। ना आप सोचे हम भी श्रेणी के अनुसार चलने लगे तो नहीं होता। इसी तरह जो पुद्गल का शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है, उसी का श्रेणी के अनुसार गमन होता है, सब पुद्गलों का नहीं। ये गमन कैसे होता है? जैसे आपने यदि कभी देखा हो या आज आप नेट पे सर्च करके देखें कि एरोप्लेन जब गमन करती है तो कैसे चलती है, तो बताएंगे कि आकाश की पंक्तियों में बहुत सारी डिग्रीज पर, इतनी डिग्री पर ये वाला मोड़, इतनी डिग्री पर ये वाला मोड़, इतनी डिग्री पर चलने पर यहाँ पहुँचेंगे। इस प्रकार की वे आकाश में पंक्तियाँ बनाते हैं।
ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक होती हैं, साइंटिफिक होती हैं, मैथमेटिकल्स इनकी रीजनिंग होती है। अगर 1 डिग्री भी वह एरोप्लेन घूम जाए अन्य दिशा में तो वह मानो जाना था उसे हैदराबाद और वो पहुंच जाएगी मुंबई, इस प्रकार, या बेंगलोर, इस प्रकार उसमें बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है। वैसे ही आकाश की जो पंक्तियां हुआ करती हैं उन आकाश की पंक्तियों के आधार से ही गमन होता है। अब किन जीवों के कैसा गमन होता है, अगर कैसी पंक्तियां होती हैं तो बतलाते हैं। मुक्त जीव की गति, मुक्त जीव कैसे गमन करता है तो बतलाते हैं। सूत्र नंबर 27, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति, जीवस्य शब्द से यहाँ के लिए क्या लेना, विशेष मुक्त जीव। अब कोई पूछेगा क्या मुक्त जीव कैसे लेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद वाले सूत्र में आचार्य ने संसारिणः ऐसा पद रखा है, तो यहाँ पे अर्थ निकला मुक्त। तो मुक्त जीव की गति अविग्रह, मोड़ रहित अर्थात सीधी होती है। उनकी गति में कोई मोड़ नहीं आता, क्यों, क्योंकि वे यहाँ से अड़ाई द्वीप जिसे मनुष्य लोक बोलते हैं, यहाँ से सीधा कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त करता है और ऊपर 45 लाख योजन प्रमाण जो सिद्ध क्षेत्र है वहाँ पर जाकर वो बस जाते हैं। तो उनके लिए कोई मोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। मानो यहाँ ये सिद्ध लोक है और ये यहाँ से वे मोक्ष हुए हैं, तो सीधे यहाँ से जाकर वहाँ जाकर बस जाते, एक समय में वे यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई बाधा उन्हें उत्पन्न नहीं होती, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, वे किसी के माध्यम से रुकते नहीं, वो वे स्वयं किसी को रोकते नहीं, ऐसे वे अबाधित रहते हुए और वहाँ तक भी गमन करते हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। अविग्रह, विग्रह मतलब यहाँ पे मोड़, तो बिना मोड़ वाली गति होती है किनकी, मुक्त जीवों की। मुक्त शब्द कहाँ से आया, अगले वाले सूत्र में जो संसारिणः शब्द है उससे यहाँ पे मुक्त शब्द ग्रहण करना। श्रेणी के अनुसार गमन करने वालों के 2 भेद हैं, एक विग्रह वाली जिसमें मुड़ना पड़ता है, इस प्रकार जाके फिर ऐसे जाएंगे तो मोड़ हो गया ये, लेकिन अविग्रह जिसमें मुड़ना नहीं पड़ता, इसमें से कर्मों का क्षय कर सिद्ध शिला के प्रति गमन करने वाले जीवों के अविग्रह ही गति होती है, उनकी विग्रह अर्थात मोड़ नहीं होता। अब आगे बतलाते हैं कि संसारी जीवों की गति कैसी होती है। सूत्र नंबर 28, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्या, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुरभ्या। विग्रहवती अर्थात मोड़े वाली, और दूसरा शब्द क्या है, अविग्रह गति। च शब्द से क्या लेना, अविग्रह, तो विग्रहवती अर्थात मोड़े वाली, च शब्द से लेना अविग्रह अर्थात बिना मोड़े वाली, संसारिणः संसारी जीवों की गति प्राक् चतुर्भ्या 4 समय के पहले पहले होती है। प्राक मतलब पहले, चतुर्भ्या अर्थात 4 समय, मतलब 4 समय से पहले पहले होती है। संसारी जीवों की गति 4 समय से पहले पहले विग्रहवती अर्थात मोड़ सहित च और अविग्रह अर्थात बिना मोड़ के अर्थात मोड़ रहित दोनों प्रकार की होती है। संसारी जीव की गति गमन 2 प्रकार से होता है, एक तो मोड़ वाला और एक बिना मोड़ वाला। संसारी जीव की गति मोड़ रहित भी होती है और मोड़ सहित भी होती है। जो मोड़ रहित होती है उसमें केवल एक समय लगता है, जिसे हमने अभी कहा अवग्रह, सीधे यहाँ से अपने स्थान पर जन्म लेना है जहाँ उनको जाना है। उसमें आगे कहते हैं इसमें जिसमें एक मोड़ लेना पड़ता है उसमें 2 समय, जिसमें 2 मोड़े लेने पड़ते हैं उसमें 3 समय, और जिसमें 3 मोड़े लेने पड़ते हैं उसमें 4 समय लगते हैं। यह जीव थोड़े चौथे समय में कहीं ना कहीं नवीन शरीर धारण कर लेता है, इसलिए विग्रह गति का काल समय 4 समय के पहले पहले कहा गया। मैक्सिमम टाइम में 4 समय, एक बिना मोड़े के सीधे जाके जन्म लेना तो 1 समय, मोड़ा लेगा तो 1 मोड़ा लेगा तो 2 समय, और 2 मोड़े लेगा तो 3 समय, और 3 मोड़े लेगा तो चौथे समय में पहुंच जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी कंडीशन में वह जीव रह नहीं सकता।
ये हमने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर्याय छूटेगी और अन्यत्र दूसरे स्थान पर वह जन्म को प्राप्त हो जाएगा। उक्त गतियों के 4 भेद हैं। जो मोड़े वाली गति है उसको 4 प्रकार से बतलाते हैं। पूरी टोटल गतियों के 4 भेद। पहली इशु गति, इशु गति या ऋजु गति बोलते हैं। दूसरा पाणी मुक्ता गति, तीसरी लांगलिका गति और चौथी मूत्रिका गौमूत्रिका गति। 4 प्रकार की गति है, ऋजु गति या इशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिका गति। इस प्रकार ये 4 प्रकार की गति होती है। संसारी जीवों का मरण के बाद उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में भी होता है और वक्र रेखा में भी होता है। जैसे आनुपूर्वी कर्म का उदय होता है उसके अनुसार उसे उत्पत्ति स्थान प्राप्त होता है। इसलिए संसारी जीवों की ऋजु गति भी होती है और विग्रह गति भी होती है। अगर वह सीधे स्थान पर जन्म लेने जा रहा है तो सीधे भी जा सकता है, और अन्यत्र जन्म लेने जा रहा है तो वह अन्यत्र दूसरे मोड़ आदि के माध्यम से भी जा सकता है। जैसे मानो कोई जीव है और उसने यहाँ पर मरण किया और उसे यहाँ जन्म लेना है तो वह सीधा यहाँ से यहाँ जन्म ले लेगा। लेकिन अगर कोई जीव यहाँ है और उसका जन्म यहाँ होना है तो वो टेढ़ा ऐसे नहीं आ सकता, जाएगा वो आकाश की पंक्ति के आधार से। तो या तो यहाँ से ऐसा जाएगा और फिर यहाँ से मुड़ के ऐसे जाएगा, या फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर मुड़ के ऐसे आएगा। तो ये एक, और ये यहाँ मूड़ा खा के आई ये, तो ये हो गया एक मूड़ा। तो एक समय और 2 समय। अब किसी को यहाँ जन्म लेना है तो वह यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ गया, तो ये 2 मोड़े हो गए। और निष्कुट क्षेत्र जो एरिया बाहर का होता है, मतलब लोक के बाहर का एरिया, लोक के ये मानो ये है इसके बाहर तृष्णाली, तो ये एरिया कहलाता है तृष्णाली, बीच वाला। इसके बाहर का ये एरिया ये कहलाता है निष्कुट क्षेत्र। इस निष्कुट क्षेत्र में जो जीव जन्म लेने जाते हैं वे प्रायः 4 समय वाले और 3 मोड़े वाले होते हैं। इस प्रकार इसको जी लोक है, और इस लोक में ये एरिया और ये एरिया, इन एरियाओं में यदि कोई जीव जन्म लेने जाता है तो उसे निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं। और निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने वाला जीव ही मैक्सिमम समय लेता है। इसके अलावा अन्य जीव विथिन 3 समय, मतलब 3 समयों में जन्म ले लेते हैं। संसारी आगे, इसलिए संसारी जीवों की ऋजु गति भी होती है और विग्रह गति अर्थात मोड़े वाली गति भी होती है। यदि उत्पत्ति स्थान वक्र रेखा में होता है तो विग्रह गति होती है। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा। ऋजु गति का दूसरा नाम इशु गति भी है। इशु नाम बाण का है। धनुष से बाण के छोड़ने पर वह सरल सीधा जाता है। इस प्रकार जो गति सरल होती है उसे इशु गति कहते हैं। तथा इशु विग्रह गति के पाणी मुक्ता, लांगलिका और गौमूत्रिका ये 3 भेद हैं। मोड़े वाली गति 3 प्रकार की, पाणी मुक्ता, लांगलिका और गौमूत्रिका। पाणी का अर्थ है पानी पर रखा हुआ मुक्ता, पाणी मतलब होता है हाथ इस तरह, और इस पर रखा हुआ मुक्ता अर्थात मोती। तो पानी पे रखे हुए मोती का एक समय में यहाँ से गिरेगा, मानो यहाँ से वो गिरा तो ये एक मूड़ा उसको लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पाणी मुक्ता गति। दूसरी है लांगलिका। लांगलिका क्या है? लांगल शब्द का अर्थ है हल। हल क्या होता है? इस प्रकार फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसा, तो ये 2 बार मोड़ा होता है। ठीक, इसमें 2 मोड़े होते हैं। इसी प्रकार जिसमें 2 मोड़े होते हैं वह लांगलिका गति है। तथा जिसमें गौमूत्रिका के समान अनेक अर्थात 3 मोड़े होते हैं, गौमूत्र इस प्रकार से फैल गया, इस प्रकार से, वहाँ यहाँ अनेक अर्थ का शब्द का अर्थ 3 है, क्योंकि जीव के पूर्व शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त करने में 3 से अधिक मोड़े नहीं लेने पड़ते। सबसे वक्र रेखा में स्थित निष्कुट क्षेत्र बतलाया है, किंतु वहाँ उत्पन्न होने वालों के लिए अधिक से अधिक 3 मोड़े ही लेने पड़ते हैं। ऋजु गति में 1 समय, पाणी मुक्ता में 2 समय, लांगलिका में 3 समय, गौमूत्रिका में 4 समय लगते हैं। आश्रय यह है कि मोड़े के अनुसार समय बढ़ते जाते हैं। ऋजु गति में उत्पत्ति स्थान तक पहुँचने में 1 समय लगता है और विग्रह गति में प्रत्येक मोड़े तक पहुँचने में 1 समय अधिक लगता है।
इसीलिए यदि एक मोड़ा है तो 2 समय, 2 मोड़े हैं तो 3 समय, 3 मोड़े हैं तो 4 समय। इससे यह फलित हुआ कि मोड़ाओं में अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं और गति मोड़ा रहता है तो उसमें केवल 1 समय लगता है। इस प्रकार हमको जानना कि जब कोई जीव एक स्थान से मरण करके दूसरे नवीन स्थान पर जन्म के निमित्त से जाता है तब वहाँ पर मोड़ों की चर्चा होती है। और उन मोड़ों में जब कोई जीव बिना मोड़े के जाता है सीधा, उसे बोलते हैं इशु गति या अविग्रह गति, केवल 1 समय। यदि कदाचित मोड़ना पड़े तो 2 समय, इस प्रकार और मोड़ हो तो 3 समय, एक और मोड़ हो तो 4 समय, ये मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक, अब आगे बताते हैं अविग्रह गति का समय। यदि अभी पहले बता दिया लेकिन फिर भी सूत्रकार बतलाते हैं। एक समया विग्रह, एक समया विग्रह, अविग्रह अर्थात मोड़ रहित गति एक समया, एक समय मात्र ही होती है। इसमें एक ही समय लगता है, यह गति ही ऋषु गति या इशु गति कहलाती है। विग्रह गति में आहारक और अनाहारक की व्यवस्था। आहारक और अनाहारक क्या है? आहारक अर्थात उसी में वह आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है। आहार वर्गणाओं का मतलब है अपने योग्य नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है जो उसे आवश्यकता है, क्योंकि अब वो यहाँ से अपना शरीर छोड़ के जा रहा है, अब उसे नया शरीर बनाना है तो उस नए शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है, तो वो कहलाता है आहारक। जब वो उसे ग्रहण नहीं करता तब वह कहलाता है अनाहारक। तो आइए देखते हैं। एकम दौ तीन वानाहारका, एकम दौ तीन वानाहारकः, एकम दौ त्रीन वानाहारकः। विग्रह गति में जीव एकम एक, द्वौ दो और तीन समय तक अनाहारकः अनाहारक रहते हैं, अर्थात वे 1 समय, 2 समय और 3 समय तक आहार ग्रहण नहीं करते। आहार का मतलब भोजन नहीं, आहार का अर्थ है अपनी योग्य वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते, लेकिन चौथे समय में उन्हें नियम से ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव जैसा गमन करेगा उसके क्रम से वैसे लगाना। मानो कोई जीव 1 समय ही गमन कर रहा है तो उसे अनाहारक होगा ही नहीं, आहार के साथ ही चलेगा। इस प्रकार से समझना। आहारक किसे कहते हैं? तो औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। उनके योग्य जो वर्गणाएं हैं उन्हें एटमॉस्फेयर से ग्रहण करने का नाम ही आहार है। अनाहारक क्या है? जब तक जीव आहार को ग्रहण नहीं करता तब तक वह अनाहारक कहलाता है। संसारी जीव मोड़ रहित गति में आहारक ही होता है, वहाँ पर उसे अनाहारक पना नहीं होता अगर सीधा जाना होता है तो, क्योंकि वहाँ उसके पास समय ही नहीं है अगले समय पर वर्गणाएं ग्रहण करने का, इसलिए वो यहीं से ग्रहण करते हुए चला जाता। किंतु 1, 2, 3 मोड़ वाली गतियों में क्रम से 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है। मोड़ समाप्त होने पर चौथे समय में नियम से वह आहारक हो जाता है। यहाँ आहार से मतलब औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण करना है। एटमॉस्फेयर से वो अपने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके अपना नया शरीर बनाता। जो कितना परफेक्ट साइंस है कि ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे पहुँच जाए उसके बाद अपना शरीर ग्रहण करेगा, नहीं, यहीं से अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए वह अगले शरीर की ओर जाता है। जो जीव ऋजुगति से जन्म लेते हैं वे अनाहारक नहीं होते, क्योंकि ऋजुगति वाले जीव जिस समय में पूर्व शरीर छोड़ते हैं उस समय उस छोड़े हुए शरीर का आहार लेते हैं और उससे अनंतर अर्थात अंतर से रहित समय में नवीन शरीर का आहार लेते हैं। परंतु 2 समय की 1 विग्रह वाली, 3 समय की 2 विग्रह वाली और 4 समय की 3 विग्रह वाली गति में अनाहारक अवस्था पाई जाती है। 1 मोड़े 2 मोड़े वाली में 1 समय, 3 मोड़े वाली में 2 समय और 3 मोड़े वाली में 3 मतलब 2 मोड़े में 1 समय, 3 मोड़े में 2 समय और चौथे समय में नियम से वह अपने स्थान पर पहुंचना ही है। उससे ज़्यादा कोई भी जीव इस संसार में बिना शरीर के रह नहीं सकता, ये नियम है। वहाँ भी कार्बन का योग कार्बन शरीर है, बिना कार्बन शरीर के तो है ही नहीं। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भूत बन गया, कि प्रेत बन गया, कि कहीं भटक रहा है, नहीं। हाँ, बेहतर आदिक में चला गया तब बात अलग है, अन्यथा इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती। अच्छी तरह ये विषय 2-4 बार 5 बार सुने,
समझें तो आपको मरण संबंधी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अब आगे हम जन्म संबंधी बातों की चर्चा करेंगे।